आई दृष्टि आती है और घटना सार आती है, इन दो किताबों को पढ़ना चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट्स का भी माइक्रो नोट्स कह लीजिए आप इसको। तो जो बिगिनर है वो ये कर सकते हैं, और चूंकि मैंने पहले से ही सारी चीजें पढ़ रखी थी और शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो मैंने जो मुख्य किया है वो इन दोनों चीजों को किया है। इनको आप बनाएंगे आंसर राइटिंग में तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीजें बनाते हैं पंचामृत और वो सारी चीजें। लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा जो है वो मेरा इतने में खत्म है। इससे हमेशा ब्लैक पेन से जो भी कोटेशन होता है उसको लिख देता हूँ। भूमिका आपने इतनी लिखी, फ्लो चार्ट में हमने बता दी क्या क्या समस्याएं हैं, तो इन मैप को हम बाकायदा वहां पर डाल दिया करते थे बीच बीच में कि ये है ऐसा है ऐसा है, तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। सारे आयोग है, क्या अनुच्छेद है, उनका संरचना क्या है, कार्यकाल क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जाता है, तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर झील है, कहीं पर हिमालय है, वो सारी चीजें, नदियां और वो सारी चीजें हम मैंने एक जगह कर ली। तो 18 पेज में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो शायद वो 600-700 पेज की आती है, वो इतने में खत्म। ये जो भी जरूरी चीजें उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो मैं हाईलाइट कर लेता था। दोस्तों अभी हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं, जिनका इस बार नायब तहसीलदार की पोस्ट पर जो है सिलेक्शन हुआ यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा में। डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा। इनके साथ हमने जो भी बात की है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या रणनीति आप लोग की होनी चाहिए अगर आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने वादा किया था कि जो है इनका नोट्स जिस तरीके से इन्होंने बनाया है वो सारा चीज दिखाएंगे। प्रीलिम्स का नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, मेंस का, और साथ में जो है वैल्यू एडेड मटेरियल जो भी इन्होंने तैयार किया अपना, उसके बारे में डिटेल में आप लोग को दिखाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस नोट्स का जो है हम कोशिश करेंगे पीडीएफ बनवाने की। पीडीएफ बन जाएगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी वहां पर हम पीडीएफ इसका उपलब्ध करा देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक एक करके सारे नोट्स सिखाइए ताकि व्यूअर्स को हमारे पता चल जाए किस तरीके से जो है नोट्स बनाने चाहिए। पास में आ जाइए आकाश। नोट्स चूंकि सबसे जरूरी है, और नोट्स ऐसी चीजें हैं जो आपको आपका जो एक तरीके से तैयारी है, मेहनत है, उसको कम करती है, उत्पादकता को बढ़ा देती है। तो सबसे पहले तो हम बात करें करंट अफेयर के लिए बात करते हैं। बिल्कुल, तो करंट अफेयर की कुछ चीजें हम आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे जरूरी तो आपका सिलेबस है कि आप सिलेबस जाने कि क्या क्या है, कौन से टर्म्स है, क्या है। एक चीज हम बताना चाहेंगे, जैसे कि सिलेबस आप लेना चाहते हैं, जैसे आप कटरा या फिर कहीं भी रहते हैं मार्केट में, तो इस तरीके से आपको शिल्पी की सिलेबस मिल जाएगी जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो 25-30 रुपए की आती है। आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से इनका सिलेबस है, काफी पहले इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से देखिए पॉइंट्स वगैरह इन्होंने जो है पढ़ा है सिलेबस को काफी बारीक तरीके से। अब एक एक करके सब दिखाइए सर। हाँ, तो सबसे पहले करंट अफेयर के लिए बताते हैं कि आप आई दृष्टि आती है और घटना सार आती है, इन दो किताबों को पढ़ना चाहिए। मंथली मैगजीन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मंथली मैगजीन के लिए आप आई उत्तर प्रदेश की जो दृष्टि आती है वो, या क्रॉनिकल मैगजीन, इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये है क्रॉनिकल पतली वाली, ये आप देख सकते हैं। ये है अभी शायद नई लेके आए, इसको अभी पढ़े नहीं। अच्छा, ये कुछ चीजें आपने पढ़ी है। फिर इसके अलावा ये है दृष्टि का करंट अफेयर जो कि आता है आपका, ये हो गया। इसके अलावा सर ये हो गया घटना सार आपका अर्धवार्षिकी आता है, शायद ईयरली भी आता है। अर्धवार्षिकी आता है जी। अच्छा, अर्धवार्षिकी आता है, वार्षिकी आता है। वार्षिकी। इसका नोट्स आपने जो बनाया क्या दिखा रहा है? मंथली इसको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि ये बोझिल ना लगे अंत में, क्योंकि ये प्रीलिम्स से 15 दिन पहले ही आती है। और मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को जैसे पढ़ लिया तो इसके जो महत्वपूर्ण जैसे सूचकांक है तो हमने एक जगह इनको लिख लिया है, इनको एक जगह लिख लिया है। इसके अलावा क्या क्या कि इनका राष्ट्रीय वाला है उसका बना लिया। अच्छा, इस तरीके से आपको बहुत ही शॉर्ट में नोट्स एकदम। तो ये होता क्या है, पूरे का कंक्लूजन आपने ईयरली वाले का बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो दोनों किताबें उनकी जो खास चीजें, मुख्य चीजें जो संभावित और महत्वपूर्ण है, और वो सारी चीजें मात्र 10 पेजों में बना ली है। अब हमको ये जो 350 पेज है वो प्रीलिम्स के 15 दिन पहले नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं इन 10 पेज को पढ़ूंगा और जो मोटी मोटी चीजें हैं जो हाईलाइट वाईलाइट कर रखी है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगा बस। अच्छा, ये जब आता है कितना टाइम में आप इसको पढ़ लेते हैं? जैसे कि अगर बात करें आई दृष्टि काफी चर्चे में रहती है, तो एग्जाम के 15-20 दिन पहले आते हैं, तो कितना दिन पहले आप इसको पढ़ लेते हैं? कितना दिन लगता है? मेरी रणनीति ये रहती है कि इसमें खासतौर पे इसको दो विभाग में मैं बांट देता हूँ। सबसे पहले तो ये करता हूँ कि इसमें जो संक्षिप्त वाली जो चीजें हैं, नियुक्तियां कब किसकी कैसे हुई, उनको मैं डेली पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। उसके अलावा जो इधर वाला पोर्शन है सारा का सारा, जो वैज्ञानिक परिदृश्य, स्वास्थ्य तत्व है, जो संक्षिप्ति से इतर है, उन सारी चीजों को मैं क्या करता हूं, उनका शॉर्ट नोट्स बना लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आप इसका तो शॉर्ट नोट्स बनाने जाएंगे नहीं, किसकी नियुक्ति कहाँ हुई, कब हुआ, क्या नहीं। तो मैं इतना जो हिस्सा है इसका शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। उस शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ता हूँ, इसको नहीं पढ़ता हूँ। और यहाँ जो नियुक्तियां हैं, सारी चीजें हैं,
इनको मैं इसी पुस्तक से पढ़ता हूँ। तो पहला प्रयास जैसे ही ये आती है तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि इसका जो पहला भाग है जिसका नोट्स बनाना है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन के अंदर खत्म कर दूं। मतलब सारा मैक्सिमम लग रहा है टॉपिक पूरा समय इसी में उस देते दिन हैं। इसी को ही पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। 1 दिन के अंदर खत्म कर दिया, मेरे पास शॉर्ट नोट्स आ गया। अब इसको पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ। अब करंट अफेयर को मैं सिर्फ 2 घंटे दे रहा हूँ और सारा अपना प्रीलिम्स को दे रहा हूँ। तो ये है, तो ये हमारा इस तरह से आप लोग को दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, देखिए पास में देखिए इन्होंने इस तरीके से टिक लगा के जो है सारी चीजें पढ़ी हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं इन्होंने देखिए नोट कर लिया। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से नोट्स है इनका। मतलब ये आई दृष्टि है, आई दृष्टि इस तरीके से होती है, आप देख लीजिए, बहुत नाम सुना होगा आपने। और बहुत सारी चीजें मतलब इनकी जो है मेंस का जब एग्जाम हो गया निकल गया तो घर पे कुछ चीजें इन्होंने रख दी, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए एक्स्ट्रा घर से जो है लेके आए हैं कि हमसे जो है मिल लेंगे तो जो है आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से करने चाहिए। अब दिखाइए जीएस वाला पार्ट। जी, जीएस के लिए चूंकि मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ तो सारी चीजें वहां पर मैं पढ़ चुका था, एनसीईआरटी। इसके अलावा मैंने लूसेंट और घटना चक्र पे मुख्य जो ध्यान है वो दिया है। तो लूसेंट आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट का तो कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाना होता है, बस आप हाईलाइट कर लीजिए जो भी जरूरी चीज है उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो मैं हाईलाइट कर लेता था। इसके अलावा क्या है कि मैं घटना चक्र जो है, घटना चक्र के मैं नोट्स बनाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे ये है, ये घटना चक्र का इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इतने में ही खत्म। कितने पेज में है ये? मुश्किल से हमको 18 पेज है शायद। हाँ, 18 पेज ही है। तो 18 पेज में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो शायद वो 600-700 पेज की आती है वो इतने में खत्म है। और कैसे बना है? जैसे मैंने ये महत्वपूर्ण चीजें हैं वो एक जगह लिख ली है, थोड़ा मैपिंग भी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत वो मुझे ही समझ में आएगा, खैर कुछ चीजें ऐसी हैं तो मैंने आइडिया लग जाएगा। जैसे इसको देख लेंगे ना, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाना है। वही ऐसे बना लिए सारा का सारा। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं बहुत ज्यादा वो मैंने एक जगह लिख ली है ऐसे करके। तो इसमें क्या है ना कि अब मुझको बहुत मोटी पुस्तकें बार बार नहीं उठानी है। तो ये मेरा क्या करता है कि दिमाग के बोझ को थोड़ा कम। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका है। इसके अलावा मैंने जैसे ज्योग्राफी में ही मैपिंग ये सारी चीजें कर ली है। अच्छा, ये मैप आपने खरीद के लाया था? और उसमें भर लिया है। हाँ, तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर झील है, कहीं पर हिमालय है, वो सारी चीजें, नदियां और वो सारी चीजें हम मैंने एक जगह कर ली। ये भारत वाला है? हाँ, ये भारत का है। ऐसे सारे महाद्वीपों का मैंने अलग कर लिया है। अच्छा, महाद्वीपों, नदियां सभी का, किसी का नदी, किसी का पर्वत, किसी की जलधारा है, वो सारी चीजें अलग से मैंने कर ली है। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि सभी के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अच्छा, ये घटना चक्र वाले ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। तो अब मुझे करना क्या होता है ना कि मुझे वो इतनी मोटी किताब है घटना चक्र की नहीं पढ़नी होती है, मुझे बस इतना पढ़ना होता है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ये हो गया, करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं और बाकी चीजें पढ़ते ही हैं। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लोग स्टैंडर्ड बुक के लिए बहुत घबराते हैं कि स्टैंडर्ड बुक के लिए क्या करें क्या ना करें। तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जो लक्ष्मीकांत है, वो लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा जो है वो मेरा इतने में खत्म है। आई थिंक 30-40 पेज में हो। हाँ, एकदम। अब कैसे खत्म है? अब जैसे संवैधानिक आयोग है, निर्वाचन आयोग इतने में खत्म है, संघ लोकसेवा आयोग इतने में खत्म है। इसके अलावा ये सारे के सारे जो आयोग हैं वो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, अनुच्छेद, उनकी संरचना क्या है, प्रवृत्ति क्या है, नियुक्ति क्या है, कार्यकाल क्या है, और उसमें कुछ विशेष अगर है तो वो भी लिख लिया है। अब फिर मैंने क्या किया कि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए बार बार, तो मैंने उन सभी को इतने में बना लिया। ये सारे आयोग हैं? हाँ, सारे आयोग हैं। क्या अनुच्छेद है, उनका संरचना क्या है, कार्यकाल क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जाता है, और जो मुख्य चीज है वो है। तो ऐसे करके पूरा जो लक्ष्मीकांत है वो मेरा इसमें खत्म है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, संसद है और सब कुछ मेरा इतने में। शानदार राइटिंग है आपकी। हाँ, धन्यवाद। तो ये चीजें खत्म है। तो इससे क्या होता है कि आपको लक्ष्मीकांत इतनी मोटी नहीं उठानी है बार बार। ये आपके जो दिमाग है एग्जाम के पहले ये चीजें कवर हो जाती है, प्रेशर कम से कम रखता है, ये चीजें होती हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए मुख्य चीज। हाँ, एक चीज और है, प्रीलिम्स में अक्सर कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कुछ जो हमको बार बार कंफ्यूज करते हैं। हम बड़ी गति से पढ़ रहे हैं पर होता है कि हम रुक वहां जाते हैं जहां पर कोई चीज कंफ्यूजन वाली आ गई, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें जो होती है एग्जाम से पहले हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। महासागरीय जलधाराएं बार बार पढ़ेंगे, बार बार भूलेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक कंफ्यूजन डायरी रखी। तो इसमें मैंने क्या किया कि जैसे मेरा मानना है कि रिवीजन हिट्स कंफ्यूजन। और होता क्या है कि आपसे सिली मिस्टेक तभी होती है जब आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, रिवीजन तभी नहीं होंगे जब आप रिवीजन ज्यादा करेंगे। तो मैंने इसको क्या किया कि जो इतनी भी जो कंफ्यूज करने वाली चीजें थी वो सब मैंने इसमें लिख रखी है।
कहीं कुछ ट्रिक्स बना ली है, कहीं कुछ कुछ कर लिया है। अब जैसे जमींदारी है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, तो कहाँ का क्या था, ये जैसे मान लो सारी की सारी जो स्थापनाएं थी वो है। कर्नाटक युद्ध हमेशा भूलते हैं, मैसूर युद्ध हमेशा भूलते हैं, मराठा युद्ध हमेशा भूलते हैं, लिख लिया। सहायक संधि है, व्यक्तिगत सिद्धांत लिख लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें हैं। बंगाल के नवाब कौन थे, ये सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ऐसे ही अपशिष्ट पर्वत कौन से, ब्लॉक कौन से हैं, बलित पर्वत कौन से हैं, इस तरह की शीतल जलधारा, गर्म हवा, वो सब इसमें से ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारे। इससे कई दफा कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रांस हिमालय में क्या है, हिमाद्री हिमालय में क्या है, हिमाचल हिमालय में क्या है, ऐसे कई सारे। ऐसे मान लो पॉलिटी में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये हमेशा बोलते हैं कि विदेशियों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, विधान परिषद का क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें मैंने लिखी। 5th शेड्यूल में कौन है, 6th शेड्यूल में कौन है, तो वो सारी चीजें हमने एक जगह लिख ली। अब इससे क्या होता है कि जब मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ तो मुझे सारी चीजें रट जाती है, सब कुछ पता हो जाता है। तो ऐसा कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं रहती है कहीं भी। तो ये मेरी एक डायरी है जिसको मैं कंफ्यूजन डायरी कहता हूं। डायरी सभी छात्रों के पास होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें लिखने के लिए कभी भी भूल जाते हैं। और आगे तो ये हो गया सारा, ये मेरा सारा प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स के लिए चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ चुका हूँ, स्टैंडर्ड बुक पढ़ चुका हूँ, तो उनके सारे शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं। जितने यहाँ इससे ज्यादा मेरे घर पे रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने घर पे सामान अब पहुंचा दिया है, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो भी इसमें चीज और बताना चाहेंगे, जो है कोचिंग किया नहीं था इन्होंने, बहुत सारी चीजें मतलब ऑनलाइन सीखी, या फिर दोस्तों की मदद से, या फिर सारी स्टैंडर्ड बुक से आपने सारा कुछ तैयार किया था जी। अब मेंस की तरफ चलते हैं जी। मेंस के लिए जो सबसे जरूरी है वो दो ये चीजें हैं। एक तो आपको पीवाईक्यू रटा होना चाहिए कि कब कौन सा कैसा प्रश्न पूछा गया। दूसरा, एक एक आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा टर्म है, कौन कौन सी चीजें हैं। आपको एकदम एक एक चीज रटी होनी चाहिए। तो आप सिलेबस को भूल कर जो पी जाने जैसी चीज होती है वो कर लीजिए। तो आप सिलेबस और पीवाईक्यू इन दो चीजों को तो रट ही लीजिए अच्छे से। एक चीज पीवाईक्यू हम दिखा देते हैं कि ये है जो है यूपी पीसीएस का जो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, निबंध के आपको मिल जाएंगे। इसमें सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस तरीके से होते हैं। बाकी अगर सिलेबस की बात करें, ऑलरेडी टेलीग्राम पर चैनल पर जो है हमने यूपीपीएससी का सिलेबस डाल रखा है। आप वहां पर सर्च बॉक्स में जो सर्च कर लीजिएगा यूपीपीएससी का सिलेबस, डिटेल में आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वहां पर मिल जाएगा। अब सर दिखाइए नोट्स अपने मेंस के। चूंकि मेरे सारे नोट्स घर पे रखे हैं, क्योंकि 2025 का मेरा मेंस था, लखनऊ से मैं सीधा घर चला गया, तो वहां सारे मैं मेंस के नोट्स ले गया। पर कुछ एक आध नोट्स यहाँ पर बचे थे, जैसे ये यूपी 6 का है मेरा नोट्स, तो इसमें दिखा दीजिएगा आपका। ये 6 का है। हाँ, ये 6 का है और एकदम सिलेबस वाइज सारा चीज किया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मैपिंग है, ये सारी चीजें मैं हूबहू वहां पर बनाता हूँ कॉपी पे। ये सारी चीजों का मैं बहुत यूज करता हूँ अपनी कॉपी पे, और एकदम संक्षिप्त बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे एमएसएमई है, तो महत्व इसका क्या है, चुनौतियां इसकी क्या है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इतना ही है। बाकी चीजें तो आप वहां पर लिख लेंगे, वो चीजें आप नहीं भूलते हैं। तो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए ये निवेश है, तो वो सारी चीजें मैंने एक जगह लिख रखी है, और ये सारी चीजें ये सारी चीजों को मैं एक जगह लिख लेता हूँ, तो बेहतर रहता है। इस तरह से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। अच्छा, पेपर 5 और 6 के लिए छात्रों का जो है कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सोर्स पढ़े। आप बताएं कि आपने कौन सा सोर्स पढ़ा था। पेपर 5th और 6 के लिए मेरी जो रणनीति थी वो ये थी कि खास तौर पे जो सिलेबस है, यूपी 5th और 6 के जितने भी पॉइंट हैं उनको मैंने एक जगह लिख लिया सारी चीजें। अब मैं क्या करता था कि किसी एक किताब को पहले चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था कि जैसे एक टॉपिक है, उस सिलेबस में, हाँ सिलेबस में एक टॉपिक है। अब क्योंकि देखो एक दुर्भाग्य ये है कि अभी तक यूपी स्पेशल के लिए कोई भी एक ऐसी किताब नहीं आई है जो एकदम संपूर्ण हो, कोई भी नहीं आई। तो आपको कई सोर्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने जो अपनाया था, यूथ कंपटीशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, उसको भी पढ़ा था। घटना चक्र है, उसको भी पढ़ा था। इसके अलावा एक टेस्ट वर्ड का पीडीएफ आता है जिसमें मैपिंग बहुत अच्छी दे रखी है, उसको भी सही से पढ़ा था। और इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की जो किताब है यूपी स्पेशल के लिए, वो तो इनको सभी को ऐसे नहीं पढ़ा था। इनमें ऐसे पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि पहला टॉपिक इसका मान लीजिए निवेश है। अब निवेश से संबंधित हमने घटना चक्र में देखा कि क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब दृष्टि में देखा, फिर उसके बाद टेस्ट वर्ड में देखा, ऐसे करके तो उनका एक संक्षिप्त नोट्स हमने बना लिया। अब ये जो इतना नोट्स है, इसके अलावा भी और भी है नोट्स, तो वो सारी जो 3-4 किताबें उनका क्रक्स है। और
आपका अब जैसे होता है कि अभी आपको सुनने में लगेगा 4-4 किताबें पढ़ी वही हम पूछने वाले थे। तो छात्रों को जो है लगता है कि भाई एक सब्जेक्ट के लिए जैसे पेपर 5 के लिए या पेपर 6 के लिए आप इतनी किताबें बता रहे हैं, लगभग 5 सोर्स आपने बता दिया। कैसे आपने पढ़ा, कैसे याद होगा? वहाँ स्मार्ट रणनीति काम आती है। वो ये काम आती है कि वहां पर मैंने जो भी वो लिखी है भाषा, वो मैंने यूज की ही नहीं कुछ भी। मैंने क्या किया कि देखा कि कौन सी योजना है, बस योजनाएं लिख ली। मैंने देखा क्या समस्या है, तो समस्याओं से संबंधित कोई आंकड़ा मिला तो वो लिख लिया। क्योंकि आप GS 1 2 3 4 जब पूरा पढ़ जाते हैं तो उसी का जो उत्तर प्रदेश का संस्करण है वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमको सिर्फ छोटी छोटी चीजें करनी है। तो अगर आप मान लीजिए GS 3 पढ़ चुके हैं तो UP 6 की वो सारी चीजें आपको नहीं बताने कि वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, उसके कारण क्या क्या, वो सभी को पता है और वो सब लिखाएंगे। भूलते जो चीज हमें वो आंकड़े भूलते हैं, तो उन चीजों को ही बस हम लोगों ने मतलब आंकड़े को आपने संक्षिप्त में लिख लिया, बाकी वहां जाके जो है बस डिटेल में डिस्कस कर ही देंगे। हाँ, तो ये है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये इथिक्स है, एथिक्स का दिखा दीजिएगा आप। इसका सोर्स क्या रहा आपका? इथिक्स में जैसे मान लीजिए अब यही है उदाहरण तौर पे, ये इथिक्स के जो 4 खंड है उसका एक खंड है। अब जैसे इसमें दृष्टि का है, दृष्टि का जो ये दृष्टि IS का, हाँ दृष्टि IS का एक है, तो वो है। इसके अलावा मैंने क्या किया, मतलब इसको आपने बड़े शॉर्ट में लिखा है? बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत शॉर्ट में। बस हमको इन्हीं को उठाकर रखना होता है, बस को डिस्क्राइब कर देते हैं। बस डिस्क्राइब कर देते हैं। परिभाषा है और बाकी अलावा जो भी जो चीजें हैं वो सब सारी चीजें हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए क्या सोर्स रखा, तो मान लीजिए इतना कर लिया हमने, अब हमको लगा इतना सफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या किया कि जो ओनली IS की प्रहार मैगजीन थी शायद, तो उसके इसी टॉपिक के पेज फाड़ के इसमें लगा लिए। फिर धर्मेंद्र झाकड़ का सर का शायद एक वो था, तो मैंने उनका जो टॉपिक है, क्योंकि इन्होंने डायग्राम बहुत अच्छे से बना रखे थे, ठीक है, तो इनको मैंने क्या किया था कि एक जगह कलेक्ट कर लिया था। तो इस पंच में दृष्टि IS भी है, धर्मेंद्र झाकड़ भी है और ओनली IS का भी है। तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ जाता हूँ। एक समय ऐसा आता है कि बस मुख्य हेडिंग देख लेता हूँ, तो सफिशिएंट आपको मटेरियल नहीं मिला। मतलब GS 4 की अगर बात करें, कोई ऐसा सफिशिएंट मटेरियल आपको दिखा कि अगर एक ही कर लिया जाए, जैसे धर्मेंद्र झाकड़ वाला सर का, या फिर दृष्टि का, या फिर पूर्व घटना चक्र का जो आता है? मुझे लगता है कि इसमें ओनली IS बेहतर मुझे लगा, कि ओनली IS में उसने सारे चीजों को पहले को समेटा है। दूसरा अब जैसे केस स्टडी है, केस स्टडी कई सारी आपको डालनी होती है। कहाँ से मैंने इसमें क्या किया कि कई सारी चीजें लिख रखी हैं। कहाँ से निकाला? जैसे आप न्यूज़पेपर में, और या फिर आप मैगजीन्स में कहीं देखते हैं, या फिर कुछ चीजें, तो या फिर जैसे मान लीजिए कि किसी IS ने अच्छा काम किया तो वो सारी चीजें लिख ली हैं, तो ये मान लो इथिक्स में किया। इसके अलावा जैसे इथिक्स में एक चीज और हम आपको दिखा रहे हैं जो बनाया है। अब जैसे ये है, ये मेरी इथिक्स की डायरी है, तो इसमें जैसे ये है, बिना कोचिंग के आपने बहुत ही शानदार शानदार नोट तैयार किए। लेकिन हाँ, जैसे ये आपको दिखा है, पास कर दीजिएगा आकाश, थोड़ा इधर थोड़ा पास। जैसे इथिक्स में मैंने क्या किया कि सारे फ्लो चार्ट यहीं पर बना लिए, ठीक है, और इन जो ये सारे फ्लो चार्ट है वो मैं ऐसे ही अपनी कॉपी में छापता हूं जाके, ठीक है। तो ये क्या है कि आपकी बहुत अच्छे से विस्तार से चीजें बता दी। इसी में मैंने कई सारे केस स्टडी और वो सारी चीजें ये सब लिख रखा है। जैसे अक्षर फोरम स्कूल है, वो क्या करता है कि अपने बच्चों से कहता है कि आप प्लास्टिक जो है उस प्लास्टिक को कलेक्ट करके स्कूल में लाओ। तो ये कहीं ना कहीं अभिवृत्ति चेंज करने का एक तरीका है। ऐसे फिनलैंड जो है वो क्या करता है कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री बच्चों को तभी देता है जब वो बच्चा ये बता दे कि उसने 10 पेड़ कहाँ लगाए हैं। तो ये पर्यावरणीय एक तरीका से नैतिकता को कह लो या फिर अभिवृत्ति चेंज करने को कह लो, तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। तो ऐसे जो अच्छे सटीक उदाहरण है वो एक जगह मान लीजिए लिख लिए। अच्छा, आई थिंक आपने जितने नोट्स बनाए हैं, मतलब इन चीजों पे आपने फोकस किया है कि जो मूल बातें हैं वही वो आपने नोट किए हैं, बाकी डिस्क्राइब करने का मतलब आप फिर वहां और एक बहुत सही और कमाल की बात बताते हैं कि ये जो है ये पूरा UP फिट है, ठीक है। UP फिट चूंकि मैंने कई किताबों से पढ़ा था, फिर चूंकि होता है कि आप अगर 100 पेज का भी नोट्स बनाया तो आप एक रात पहले से सारा नहीं रख सकते हैं। तो ये 5-6 किताबों मैंने पूरा ये सिंगल नोट्स बनाया या फिर आपने कोई और भी नोट्स बनाया उसके थ्रू फिर ये शॉर्ट में आप कर दिया? पहले जो नोट्स बनाए थे उनके थ्रू इसको शॉर्ट, ये शॉर्ट नोट्स का भी माइक्रो नोट्स कह लीजिए आप इसको। तो इसमें क्या फैक्चुअल जानकारी इसमें बस इसमें सिर्फ नाम है, सिर्फ चीजें हैं, बस और कुछ है ही नहीं। ऐसे यहाँ पर सिर्फ आंकड़े हैं। अच्छा देखो, मैप वगैरह भी आपने शॉर्ट में एकदम ये सारी चीजें दिखा। अब ये जो सारे आंकड़े हैं वो मैंने हूबहू वहां पर डाले जाते हैं, ये वाले
हाँ ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, ये सारी चीजें। बेरोजगारी दर पहले 6.2 थी, 2.4 हो गया, तो मैंने घटता हुआ दिखा टेस्ट दिया के हिसाब से। हाँ ये सारी चीजें। डिजिटल लेन देन हमारे यहाँ 1024 करोड़ हुआ है, वो सारी चीजें लिख दी। तो कहने का मतलब इनमें सारी चीजें मैंने समाहित कर दी और इनको हूबहू वैसे करके लिख कर आया। तो ये यूपी 5 का पूरा 6 का। हाँ इसके अलावा आप 5 और 6 के लिए आपने मतलब थोड़ा डिटेल में भी नोट्स बनाया था। हाँ डिटेल में नोट्स बनाया था। ये मतलब पेपर के पहले अगर रिवाइज करना हो, क्योंकि टाइम मिलता है 2-2.5 घंटे का उसके लिए। और एक बार अगर आपने सारी चीजें नहीं देखी तो भूल जाएंगे आप, इसलिए। अब हाँ मेंस के लिए कुछ सोर्स की बात करते हैं। उसमें आप जैसे ये 3 किताबें मुख्य है, मेरा मानना ऐसा है। मतलब ये अभी आपको जीएस ये पेपर 2 का दिखा रहे हैं, इसी तरीके इनके और भी सारे जो है नोट्स, मतलब यही सारा आपका रहा है सोर्स। हाँ तो इन किताबों से मैंने नोट्स अपने अलग से बनाए थे, ठीक है। अब जैसे GS2 है तो इसमें क्या है कि आपका जितना भी सिलेबस है, PYQ है, उनको समाहित किया हुआ है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए, पर इससे दिखा देते हैं, बस सिर्फ इससे मान लीजिए काम नहीं चलेगा। ये है आपका इससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, मतलब पेपर 2 के लिए। हालांकि ये ऐसा है कि जैसे जो बहुत वैसी चीज है, जैसे मान लीजिए ये है एक आध टॉपिक है वो पढ़ लिया, इससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनाई थी। मैंने जो मुख्य किया है वो ये किया है, ये यूपी 5 और 6। पर जो बिगिनर है उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें PYQ भी है और इसमें संभावित प्रश्न भी है और क्वेश्चन आंसर फॉर्म है। तो जो बिगिनर है वो ये कर सकते हैं। और चूंकि मैंने पहले से ही सारी चीजें पढ़ रखी थी और शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो मैंने जो मुख्य किया है वो इन दोनों चीजों को किया है। मेंस स्टार्ट करना है तो आपके लिए ये इसलिए कि ये आपको इधर उधर बिखरने नहीं देगी कि आप इधर ढूंढे सोर्स उधर ढूंढे। तो एक ये संपूर्ण पुस्तक है GS2 के लिए, ऐसी GS1, GS3, GS4 6 तक आता है। तो ये है। इसके अलावा ये जैसे मान लीजिए विजन 365 क्या करता है कि मेंस के नोट्स निकालता है। तो वो क्या करता है कि एक साल की जितनी भी संभावित खबरें हैं, मतलब जो करंट इवेंट्स है वो तो है ही, उसके अलावा संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको एक जगह वो कलेक्ट कर देता है। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि ये सारी चीजें हैं, तो इनमें क्या है ना कि बहुत शॉर्ट में चीजें दे रखी होती है। आकाश दिखा देना इसको, ये सारी चीजें। हाँ तो ये सारी चीजें शॉर्ट में दे रखी है। ये PCS के लिए आता है या फिर यूपीएससी वाला ही है। और चूंकि PCS और यूपीएससी में अब कोई अंतर रह नहीं गया है, तो दोनों में ही काम आएगा। अच्छा, इस बार आपको पेपर देख के लग रहा होगा कि किस तरह क्या लगा? एकदम ये लग रहा है कि यूपीएससी का ही पेपर दिया है। हाँ बाकी प्रीलिम्स के अंतर, प्रीलिम्स के लेवल पर, प्रीलिम्स के लेवल में अभी भी PCS ही बना हुआ है, ऐसा लगता है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ये आप प्रहार है, मेंस वाला PW ओनली आइस का आता है। अच्छा, इसका आपने क्रक्स बनाया था? हाँ इनका बनाया है, इनके क्रक्स बना चुके हैं। इनमें से कई चीजें फाड़ चुके हैं, तो वो सारी चीजें, तो इनमें से जो चीजें फाड़ चुके हैं वो उनको अलग रखे हुए हैं। और इसमें जो चीजें हैं वो गैर जरूरी थी, इसीलिए इसमें है, तो इसलिए इनको नहीं पढ़ा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ओनली आईएएस की जो मेंस का आता है और विजन IAS 365 आता है, इससे आपको लेटेस्ट डाटा रिपोर्ट वो सारी चीजें मिल जाती हैं और यूनिक आपको चीजें मिल जाती है जो आपको इस जर्नी में थोड़ा यूनिक बनाती है। तो इन दोनों चीजों करिए। पर दिक्कत ये आती है कि हम इतना सारी चीजें पढ़ लें, उसके बावजूद भी क्या है कि जैसे मान लीजिए एक किताब से हमने कोई रिपोर्ट पढ़ी, एक किताब से कोई डाटा पढ़ा, अब होता ये है कि हम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। फिर कभी कभी याद आता है कि ऑक्सफैम की वो रिपोर्ट थी, वो हमने कहाँ से पढ़ी, और बहुत कंफ्यूजन होता है। खुद का इसका जो समाधान है वो ये है कि मैं जो करता था कि मैंने डाटा डायरी एक बना रखी थी। अच्छा, इसमें सारा आपका लिखा है डाटा डायरी। पासवर्ड बनाता था। ये जो मेंस के लिए डाटा डायरी बना रखी थी, जिसे हम इसको दिखा दे सकते हैं, ये डाटा डायरी बनाई थी। तो इसमें मैंने क्या किया कि अब जैसे मान लीजिए बजट है, तो बजट को भी मैंने इसमें लिख लिया। इसके अलावा जैसे इधर जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, जो जरूरी आंकड़े हैं वो सारी, क्योंकि वो एक समय बाद होता है आपको आंकड़े ही याद रहते हैं। बिल्कुल। आप बकवास वो सारी चीजें लिख ही लेते हैं, हर कोई लिख लेता है वहां पे, पर आंकड़े एग्जैक्ट वहां पर याद नहीं आते हैं। एग्जाम हॉल का प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, आंकड़े लिख के हाईलाइट कर, उसका इफेक्ट भी वही। अब जैसे ये सारी चीजें अब जैसे इनको आप बनाएंगे आंसर राइटिंग में तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीजें बनाते हैं पंचामृत और वो सारी चीजें इस तरह का आप दिखा देंगे कि कैसे हिरास हुआ। सब चीजें आपने कहां से सीखी इसको बनाना? ये सारी चीजें अब जैसे मान लीजिए मुझे पता चला है कि 80% से 36 हो गया है, तो हम उसको या तो लिखकर बता सकते हैं कि 80% 36, वो प्रभावी नहीं होता है। वो तो नहीं, जैसे ये आपने फिगर हाँ, से ये PW वाला मेंस है, उसमें भी इसी तरह से दे रखा होता है, और भी कई किताबों में दे रखा होता है। मैगजीन्स जो करंट अफेयर की आती है उसमें भी ऐसे ही दे रखा होता है। कॉपी वगैरह भी देखते थे। हाँ, टॉपर्स कॉपी भी देखते थे। तो ऐसे करके इस तरह से सारी चीजें एक जगह लिख ली है। इससे ये होता है कि अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ जाऊं तो इस स्थिति में होता हूं कि मैं अपनी सारी
बातों को सही से प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी है। ऐसे मान लीजिए यूपी स्पेशल के लिए मैंने ये सारी चीजें बना रखी थी। यूपी स्पेशल का पूरा ये बना रखा था ऐसे। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब आपका समय भी बचता है, चीजें भी बचती हैं, तो वो सारी चीजें होता है। तो आप शॉर्ट से शॉर्ट बनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक तो ये है, आप जितना शॉर्ट बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। ये कुछ मैपिंग हमने कर रखी थी, या फिर जैसे ये है, ये कुछ मैपिंग कर रखी थी। तो इन मैप को हम बाकायदा वहां पर डाल दिया करते थे बीच बीच में कि ये है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो ये है, तो इनको एक जगह लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इस जर्नी में जैसे अगर बात करें तो आपने जो है ऑनलाइन सोर्सेज का कितना उपयोग किया था? टेलीग्राम हो गया या फिर यूट्यूब वगैरह हो गया? यूट्यूब पे खासतौर पे ओनली आईएएस जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो काफी सुनते हैं, तो उससे समझ ठीक ठाक बनी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, मुझको विस्तार से पढ़ना है तो यूट्यूब पर उसको स्पेसिफिक लिख लेते थे और उसका एक अपना नोट्स बना लेते थे। टेलीग्राम पे कई दफा कई तरह की कॉपी मिल जाती है आपको, तो वो मैं देख लेता था। क्लासेज वगैरह भी टेलीग्राम से? हाँ, टेलीग्राम पे ठीक ठाक, मतलब वो एक तरीके से अवैध कोचिंग वहीं चल रही है सारी उस तरह की, कि वहां पर आपको कई सारा कंटेंट मिल जाता है। तो वहां से कई सारा कंटेंट मिल जाता था। और मेरी सारी जो टेस्ट सीरीज है, चूंकि मैंने कहीं से कोचिंग की नहीं है, तो सारी टेस्ट सीरीज में अवैध तौर पे ही लगाता था, एक तरीके से देखा जाए टेलीग्राम से। हाँ, वहीं से सारी हम ग्रुप से में आ जाते हैं, आप जुड़े होते हैं ग्रुप में बहुत सारे, सारी चीजें। हाँ, एक चीज और है कि अब जैसे मान लीजिए आपको मेंस के लिए नीति योजनाओं की जरूरत पड़ती है, तो ये तो मेरी अभी नई वाली थी, तो इसको पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि मेरा समीक्षा अधिकारी का मेंस लगा था। तो पुरानी वाली काफी पढ़ी थी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं, ओनली आईएएस देख रहे हैं, तो कुछ मुख्य चीजें मान लीजिए इसमें लिख ली, नोट डाउन कर। हाँ, और सबसे जरूरी चीज एक आध चीज बताता हूँ कि 2024 का मेरा मेंस हुआ था। तो ये जैसे डाटा फैक्ट है, तो इस डाटा फैक्ट में क्या है, सुन आईएएस का आता है। इंग्लिश मीडियम में है ये? इंग्लिश मीडियम में है ये, हिंदी में नहीं? हिंदी में भी आता है पर प्रयागराज में नहीं मिलता, दिल्ली में मिलता है। तो सुन आईएएस का डाटा फैक्ट आता है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो उसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा 2024 का जब मेरा मेंस था तो 2 रिपोर्ट भारत सरकार की निकली थी, एक 11 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 साल। तो इसमें जो प्रमुख चीजें थी उनको मैंने नोट कर लिया था, वो जो मेरी डाटा डायरी है उसमें नोट कर लिया था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की आई थी उत्कर्ष के 8 वर्ष, इनको मैंने यूपी 5th और यूपी 6 के हर एक उत्तर में इसका मैंने यूज किया है। अच्छा, आने वाले समय में अगर 26 में कोई तैयारी करा 27 के लिए, तो ये उपयोगी हो सकता है या नया आएगा? कुछ नया नहीं आएगा। फिर होता क्या है कि इसका एक तरह से लेटेस्ट जो चीज है वो बजट में वो लोग शामिल करके बता देते हैं कि बजट में ऐसा ऐसा हुआ, या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं उसमें बता देते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये है। इसके अलावा जैसे मैं आंसर निबंध के लिए क्या करते थे? हाँ, निबंध के लिए एक दृष्टि की यूपी पीसीएस की स्पेसिफिक आती है निबंध की। यूपी पीएससी की? हाँ, ये निबंध आपने मतलब यहाँ हाँ, ये हाँ, इसको बस पढ़ लेते थे। एक निबंध अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निबंध लिखना कैसे है। इसके अलावा मान लीजिए ये यूपीएससी की आती है। हाँ, इसकी भूमिका बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। इसकी भूमिका को विकास कीर्ति और निशांत जैन दोनों ने लिखा है। तो इसकी जो 20-25 पेज की भूमिका है वो जरूर पढ़िए आप। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना चाहिए। इसके अलावा जैसे क्या चीज रखा है आपने? ये तो वही नोट्स है, तो वो अच्छा, थोड़े नोट्स। हाँ, विस्तार से वैसे। हाँ, इसके अलावा ये है कि आप जैसे मान लीजिए ऐसे की बात करें तो हम जो मित्र लोग थे वो साथ में हर संडे को ऐसे एक लिखा करते थे। तो हर संडे को ऐसे लिखते थे। तो जैसे मान लीजिए आपने पूछा था कि जैसे मैं ऐसे हमेशा ब्लैक पेन से जो भी कोटेशन होता है उसको लिख देता हूँ। अच्छा, ये ऐसे का आपका टॉपिक था? हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा मतलब ऐसे आपकी स्टार्टिंग होती थी, आप लोग देख लीजिए, एक आइडिया लग जाएगा। हाँ हाँ, किस तरीके से आप अच्छे कोटेशन हमेशा याद रखिए। एक चीज और कि जो आपने ये पैराग्राफ जो है शॉर्ट में लिखा है, तो कितना मतलब आपको लगता है कि 4-5 लाइन में कितना होना चाहिए? ये पैराग्राफ मतलब वैसे कम से कम 6-7 लाइन में होना चाहिए, और वो उतना खैर मायने नहीं रखता, लेकिन 7-8 लाइन में होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए इस तरह से मैं ऐसे राइटिंग करता था। अब जैसे मान लीजिए आपके पास अच्छे कोटेशन होने चाहिए ऐसे के लिए। देखिए ये जैसे ये है कि सत्य नडेला ने कहा था कि आज एआई की वजह से सबके पास अपना शिक्षक अपना अपना डॉक्टर हो गया है, क्योंकि हम लोग मेरे पास भी एआई सर्च कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए जोआना मेसिजेस्का ने कहा था, मैं चाहती हूँ एआई मेरे कपड़े धुले ताकि मैं लेखन करूं, ना कि एआई लेखन करे ताकि मैं कपड़े धुल सकूं। तो भी ये कहना चाहते हैं कि एआई भी रचनात्मक कार्यों को ना मतलब धूमिल करे, इस तरह की चीजें कहना चाहते। तो मैं आंसर इस तरह से चीजें करता था, एक हर सप्ताह एक ऐसे लिखता ही था। तो ऐसी चीजें।
तो ये ऐसे राइटिंग का होगा। एक और चीज हम पूछना चाहेंगे, जैसे आपने सारी चीजें दिखा दी, जीएस का दिखा दिया, एसए का दिखा दिया, हिंदी वाला जो पार्ट आता है वो मतलब क्योंकि नंबर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो हिंदी में क्या है कि सबसे पहले तो कोई भी प्रामाणिक किताबें हैं उनको चयन कर लीजिए आप, जैसे हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन, इन दोनों को आप सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि कई दफा वहीं से सीधा सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा क्या करिए कि पीवाईक्यू किसी का भी एक का ले लीजिए, चाहे वो शिल्पी हो सकता है या यूथ कंपटीशन का हो सकता है। इससे क्या करिए कि जितनी भी पीवाईक्यू से चीजें आई है उनको रट जाइए, व्याकरण का जो खंड है वो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पत्र लेखन इसमें होता है, और पत्र लेखन जो होता है उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना। जैसे पत्र लेखन के लिए मैं क्या करता था, कहीं सोर्स कुछ रहा था पत्र लेखन के लिए आपका? पत्र लेखन के लिए एस कुमार का एक पीडीएफ मिल गया था हमको, तो उसी से मैंने पूरा भेजा। अब ये मेरे पास है, जैसे मैं पीडीएफ आपके पास है वो वाला? हाँ, पीडीएफ हम कोशिश करेंगे डालने, क्योंकि वो मार्केट में शायद अब बुक आती है। जैसे ये है, इसमें मैं क्या करता था कि पत्र लेखन हमेशा, जैसे पेन रहता था मेरे पास, तो पत्र लेखन, क्योंकि हमारे पास 5-6 पत्र होते थे, ये बड़ा शानदार प्रैक्टिस मैं इसी पर करता था पत्र की। इससे क्या होता था कि क्योंकि वहां कॉमा और छोटी छोटी चीजें देखी जाती है, तो मैं सुबह जैसे ही आता था सबसे पहले 1-2 पत्र इसमें लिखता था। अच्छा, ये देख लीजिए, खासकर जो एसएससी वगैरह के बच्चे होते हैं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो ये पेन होती है, या वैसे भी आप लिखे तो डेली कर सकते हैं, मिट भी जाता है। पत्र लिखना, या फिर मान लीजिए भारत का मैप बनाना, विश्व का मैप बनाना, यूपी का मैप बनाना, क्योंकि आप एकदम नहीं बना पाएंगे वहां पे, तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसका यूज करता था। तो पत्र लेखन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। और आप अगर इंग्लिश मीडियम से भी है तो हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई इंग्लिश मीडियम के मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। अब एक फाइनल चीज और बता दें कि अब जैसे आंसर राइटिंग है, बहुत कंफ्यूजन रहता है छात्रों को, आंसर राइटिंग कैसे करें कैसे करें, तो मेरा थोड़ा मिजाज ये कि मैं फ्लो चार्ट और उनका यूज ज्यादा करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन होगा? हाँ, ये क्वेश्चन मेरा, मैं भी क्वेश्चन नहीं था, हम लोग ऑनलाइन चूंकि करते थे दोस्तों से, तो दोस्त ऑनलाइन क्वेश्चन भेजते थे। भूमिका आपने इतनी लिखी, फ्लो चार्ट में हमने बता दी क्या क्या समस्याएं हैं सारी, ताकि परीक्षक को दूर ये ना समझना पड़े क्या है क्या नहीं, उसको दूर से समझ में आने लग जाए। इसके अलावा मैपिंग एपिंग वो सारी चीजें दिखा दीजिएगा। अब जैसे इधर और दिखा रहे हैं, या फिर मान लीजिए जैसे ये है, ये सब ऐसे करके कर दिया। अच्छा, ये आंकड़े वगैरह दर्शाने, हाँ, आंकड़े वाकड़े दर्शा दिए, ये सारे आंकड़े वाकड़े दर्शा दिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये है, ये सब इधर दिखा दिया क्या है क्या नहीं, चुनौतियां, अवसर क्या है। अच्छा, अगर एग्जामिनर पढ़ेंगे भी, हाँ, एक चुनौतियों पे ध्यान जाएगा, समझ में आ जाएगा, अवसर पे ध्यान जाएगा, हाँ, तो आंकड़े थोड़ा देख, बस शासन के प्रयास क्या क्या है, और फिर हमने निष्कर्ष लिख दिया। ऐसे ही ये मान लीजिए इधर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, इन सारी चीजों का जितना यूज करेंगे, जैसे पीपीपी मॉडल है तो आपने एकदम शॉर्टकट में ऐसे दिखा दिया, इसकी भूमिका क्या क्या है, क्या क्या चीजें हो रही, प्रयास क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मैं डायग्राम और फ्लो चार्ट के साथ ही अपने उत्तर लिखता हूँ, इससे कम से कम ये हो जाता है कि मेरा समय भी ठीक ठाक बचता है और चीजों को स्पष्टता से कह पाता हूँ, तो वो होता है। ये रही आपकी गठरी, मतलब जी हाँ, यही छोटी गठरी है जो मुझे एक तरीके से कहीं ना कहीं दबाव मुक्त रखती है। पेपर कितना भी पास हो, कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पेपर बहुत करीब है और इन्हीं सारी चीजों को पढ़कर मैं कर पाया हूँ। अब जैसे समीक्षा अधिकारी का मेंस था, समीक्षा अधिकारी का मेंस था, तो चूंकि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया था, हिंदी में मेरे 60 में से 60 ठीक थे, और भी बहुत अच्छा गया था। चूंकि मेरा इसमें हो गया तो मैंने अभ्यर्थन वापस ले लिया था। तो है क्या कि कई दफा मेरे पास ऐसा भी आया कि मेरे पास मात्र 20 दिन बचे, मात्र 15 दिन बचे, तो ये जो कम गठरी है यही काम आई है यात्रा के लिए। तो इस गठरी को कम इसलिए रखिए ताकि आप दबाव मुक्त रहिए, कम समय में प्रभावी तैयारी कर पाइए, और कहीं ना कहीं आपकी इससे मेहनत कम होती है, उत्पादकता बढ़ती है। तो अपनी गठरी को, इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। एक चीज और, ये आपने ये भी पढ़ते हैं जो आप हाँ, थे, जो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एक पुस्तक आपको हमेशा ऐसी रखनी चाहिए जो जिसका आपके सिलेबस से कोई भी वास्ता ना हो। तो जैसे ओशो हो गया, या फिर जी कृष्ण मूर्ति है, या फिर जैसे होमोडेस है, या फिर इकिगाई है, तो ऐसी कई सारी किताबें हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। इससे क्या में यूज नहीं होता, एग्जाम में यूज नहीं होता, पर आपके व्यक्तित्व को बहुत बेहतर बनाता है। जैसे मान लीजिए आप सफल हो भी गए, अधिकारी बन भी गए, आपको चीजें नहीं पता है, आप, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत का एग्जाम नहीं है, ये व्यक्तित्व का एग्जाम है। इसमें आपके जो ज्ञान है उसकी व्यापकता जितनी ज्यादा होगी, आप उतनी बेहतर तरीके से न सिर्फ सफल हो पाएंगे, बल्कि अधिकारी बनने के बाद आपका जो जीवन है वो सहज हो पाएगा। तो ये आपकी एक तरीके से देखा जाए तो तैयारी की तैयारी करवाता है और आपके जीवन की तैयारी कराता है। ये सारी जो किताबें हैं वो सारी एक तरीके से यूपीपीसीएस की तैयारी कराता है, ये जो किताबें हैं वो जीवन की तैयारी कराती है।
तो इसलिए किताब एक जरूर अच्छा, आपने सारी चीजें दिखा दी, फिल्म्स के दिखा दिए, नोट्स और मेंस के क्रक्स नोट दिखा दिए। अगर हम ओवरऑल बात करें, मतलब आपने इस पूरी तैयारी के दौरान क्या चीजें सीखी, क्या आपको अच्छा लगा, पूरा उसका क्रक्स जानना चाहें, किस तैयारी में आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब आपने स्टार्ट किया था, फिर आपका मतलब कहीं ना कहीं एक पड़ाव पे जो है अभी पहुंचे हैं आप। हाँ। तो पूरा क्रक्स इसका। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसने मुझे निर्णय लेना सिखाया। और आप अधिकारी तब नहीं बनते हैं जब यूपीपीसीएस आपका रोल नंबर दे देता है। आप अधिकारी तब बनते हैं जब आपके सामने 10 कोचिंग है, 10 सोर्स है, और आप कहते हैं कि इनमें से मुझे किसी को नहीं पढ़ना है, मुझे बस इसको पढ़ना है, तब आप अधिकारी बनते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया मुझे सिखाई सही से। मुझे दबाव मुक्त होना सिखाया, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कभी लगता ही नहीं है कि खत्म हो जाएगा। 10 साल से जो लोग कर रहे हैं वो सारी चीजें वो भी नहीं कर पाते हैं सही से, उनको भी लगता है कि थोड़ी कमी और रहेगी, इस चीजें हो गई। तो होता क्या है कि कई दफा आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का अलग से होता है, और भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि फैमिली का कभी प्रेशर नहीं रहा, पर और लोगों को होता है। तो एक तरीके से दबाव मुक्त होना भी इसने कहीं ना कहीं सिखाया। इसके अलावा इस तैयारी ने मेहनत करना का भी सिखाया। बिना मेहनत की एग्जाम नहीं निकलता है। तो इसके माध्यम से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने अपने व्यक्तित्व को जान पाया कि मैं इतनी तैयारी कर सकता हूं, मैं इतना बेहतर हो सकता हूं, ये है। और एक बात तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोग इत्तेफाक रखते होंगे इस चीज से, कि एक चीज मैंने ये सीखी, और मैं ये बहुत उदारता के साथ कहना चाहूंगा कि यूपीपीसीएस यूपीएससी सही है, बहुत बढ़िया है, सही चीज है, मेहनत का गेम है ही, पर किस्मत का बहुत खेल है इसमें। कारण इसका ये है कि जैसे निदा फाजली एक बात कहते हैं कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ठीक है, तो ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, मुकद्दर का भी खेल है। कई अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि उनकी कॉपी, जैसे आप कितनी योग्यता के साथ अपना मेंस लिखते हैं, इससे मायने नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा। कितनी उदारता के साथ आपकी कॉपी जांची जाएगी, इससे तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 7-8 बोर्ड होते हैं इंटरव्यू में, किस बोर्ड में कहां पहुंच गए आप पता नहीं, कहां से 5 नंबर कट गए, क्या हुआ। तो यहाँ एसडीएम बनना, यहाँ सिलेक्ट होना, खासतौर पे देखिए सीधी सी चीज है, जितने लोगों ने भी इस बार इंटरव्यू दिया था सब योग्य थे, जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया सब योग्य थे, पर 1819 छठे हैं, वो सब योग्य थे। बस कारण ये है कि वही जो बिंद गया सो मोती, जो रह गया वो सीख। तो एक चीज मैंने ये सीखी है कि कभी भी हताश मत होना, निराश मत होना। ये मुकद्दर का भी खेल है, मेहनत का तो खेल है ही, और मुकद्दर आपका तब और बेहतर होगा जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप मदद करेंगे, आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, तो कायनात भी आपके बारे में सुनती है और कायनात भी आपकी फिक्र करती है। तो अच्छे इंसान बनिए, मेहनत खूब करिए, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी चीजें बेहतर होंगी और आप सफल होंगे। एक चीज और कि मतलब हम जानना चाहेंगे कि आप एक पड़ाव पर अभी पहुंचे हैं, तो जहां से आपकी स्टार्टिंग हुई थी, जहां से आपने पहली बार सोचा था, किताब उठाया था कि आज से हम जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या फिर इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, वो मतलब वो साल, और अभी आप 2026 में आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने साल की जर्नी रही है? 2000 वैसे तो अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। पहली मतलब पहली बार कब किताब उठाया था? अच्छा, हाँ, तो 11th क्लास में ही शायद मैंने डॉक्टर विजय अग्रवाल की एक किताब थी, आप आईएएस कैसे बनेंगे, तो उस किताब को कानपुर स्टेशन से खरीदा था और उसको उसी समय पढ़ लिया था 10-15 दिन के अंदर। तो पहली किताब वही उठाई थी जो इस जर्नी से संबंधित थी। और तो अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 11th क्लास से लेकर ये एक काफी लंबा सफर है। पर एक तरीके से प्रतिबद्ध जो तैयारी है वो मैंने 2023 के जनवरी से की थी, प्रतिबद्ध तैयारी। हालांकि इससे पहले मैंने बीएचयू में उसी आधार पर ही सारे विषयों का चयन किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, तो वो सारी चीजें पहले से ही थी। तो प्रतिबद्ध तैयारी 2023 से की थी। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और जानकारी दी। और कोशिश आप करिएगा इन सबका पीडीएफ आप बनवा के हमें सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम टेलीग्राम पर जो है उपलब्ध करा सके, आगे आने वाले जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको हेल्प मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले पड़ाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।